सुनैना दोनों हाथों में पोटली लिए खेत में काम कर रहे पति और देवर को खाना देने जा रही थी। उसे जब भी समय मिलता तो वह पति और देवर के साथ खेत के काम में जुट जाती थी। अपनी धुन में वह पगडंडी पर तेज कदमों से चली जा रही थी, तभी सामने से आ रहे सरपंच के लड़के अवधू और मुनीम गंगादीन पर उसकी नजर पड़ी। वह ठिठक कर पगडंडी से उतरकर खेत में खड़ी हो गई और उन दोनों को जाने का रास्ता दे दिया। अवधू और मुनीम गंगादीन की नज़र सुनैना की इस हरकत और उसके गदराए जिस्म के उतार चढ़ावों पर पड़ी। वे दोनों उसे गिद्ध की तरह ताकते हुए आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने के बाद अवधू ने गंगादीन से पूछा, क्यों मुनीम जी, ये सोनचिड़िया किसके घर की है? ये तो सुखिया की बहू है। जा रही होगी खेत पर अपने पति को खाना पहुंचाने। सुखिया अभी 2 महीने पहले ही तो मरा था। 3 साल पहले उसने सरपंच जी से 8,000 रुपये उधार लिए थे। अब तक तो ब्याज जोड़कर 17,000 रुपये हो गए होंगे। अवधू की आदतों से परिचित मुनीम गंगादीन ने मस्केबाजी करते हुए कहा, लाखों का हीरा, फिर भी इतना कर्ज? आखिर हीरे की परख तो जौहरी ही कर सकता है ना? अवधू ने कुछ सोचते हुए पूछा, और मुनीम जी, कैसी है तुम्हारी वसूली? तकाजा चालू है बेटा। जब तक सरपंच जी तीर्थयात्रा से वापस नहीं आते तब तक इस हीरे से थोड़ी बहुत वसूली आपको ही करा देते हैं। मुनीम जी, जब हमें फायदा होगा तभी तो आपकी तरक्की होगी। दूसरे दिन मुनीम गंगादीन सुबह सुबह ही सुनैना के घर जा पहुंचा। उस समय सुखिया के दोनों लड़के श्यामू और हरिया दालान में बैठे चाय पी रहे थे। गंगादीन को सामने देख श्यामू ने चाय छोड़कर दालान में रखे तख्त पर चादर बिछाते हुए कहा, राम राम मुनीम जी। बैठो, मैं चाय लेकर आता हूँ। चाय तो लूंगा ही, लेकिन बेटा श्यामू, धीरे धीरे आजकल पर टलते हुए 8,000 के 17,000 रुपये हो गए। तूने महीने भर की मोहलत मांगी थी, वह भी पूरी हो गई। मूल तो मूल, तू तो ब्याज तक नहीं देता। मुनीम जी, आप तो घर की हालत देख ही रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले हरिया का घर बसाया है और अभी अभी पिताजी भी गुजरे हैं। श्यामू की आंखों में आंसू भर आए। मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन जब वह समझे जिसकी पूंजी फंसी है तब न। वैसे तूने महीने भर की मोहलत लेने के बाद भी फूटी कौड़ी तक नहीं लौटाए, मुनीम गंगादीन ने कहा। तब तक सुनैना गंगादीन के लिए चाय लेकर आ गई। गंगादीन उसकी नाजुक उंगलियों को छूता हुआ चाय लेकर सुलगने लगा और हरिया चुपचाप बुत बना सामने खड़ा रहा। देख हरिया, मुझसे जितना बन सका उतनी मोहलत दिलाता गया। अब मुझसे कुछ मत कहना। वैसे भी सरपंच जी तुझसे कितना नाराज हुए थे। मुझे एक रास्ता और नजर आ रहा है, अगर तू कहे तो। कहकर गंगादीन रुक गया। कौन सा रास्ता? श्यामू व हरिया ने एक साथ पूछा। तुम्हें तो मालूम ही है कि इन दिनों सरपंच जी तीर्थयात्रा करने चले गए हैं। आजकल उनका कामकाज उनका बेटा अवधू ही देखता है। वह बहुत ही सज्जन और सुलझे विचारों वाला है। तुम उससे मिल लो, मैं सिफारिश कर दूंगा। वैसे तेरे वहां जाने से अच्छा है कि तू अपनी बीवी को भेज दे। औरतों तू का असर उन पर जल्दी पड़ता है। किसी बात की चिंता न करना, मैं वहां रहूंगा ही। आखिर इस घर से भी मेरा पुराना नाता है। मुनीम गंगादीन ने चाय पीते पीते श्यामू व हरिया को भरोसे में लेते हुए कहा। सुनैना ने दरवाजे की ओर से मुनीम की सारी बातें सुन ली थीं। श्यामरी सुनैना को अवधू की कोठी पर अकेली नहीं भेजना चाहता था, पर सुनैना सोच रही थी कि कैसे भी हो वह अपने परिवार के सिर से सरपंच का कर्ज उतार फेंके। दूसरे दिन सुनैना सरपंच की कोठी के दरवाजे पर जा पहुंची। उसे देखकर मुनीम गंगादीन ने कहा, बेटी अंदर आ जाओ। सुनैना वहां जाते समय मन ही मन डर रही थी, लेकिन बेटी जैसे शब्द को सुनकर उसका डर जाता रहा। वह अंदर चली गई। मालिक, ये है सुखिया की बहू। 3 साल पहले इसके ससुर ने हमसे 8,000 रुपये कर्ज लिए थे, जो अब ब्याज समेत 17,000 रुपये हो गए हैं। बेचारी कुछ और मोहलत चाहती है। मुनीम गंगादीन ने सुनैना की ओर इशारा करते हुए अवधू से कहा। जब 3 साल में कुछ भी नहीं चुका पाया तो और कितना समय दिया जाए? नहीं नहीं, अब और कोई मोहलत नहीं मिलेगी, अवधू अपनी कुर्सी से उठते हुए बोला। देख, ऐसा कर ये कान के बुंदे बेचकर कुछ पैसा चुका दे, अवधू सुनैना के गालों और कानों को छूते हुए बोला। और हाँ, तेरा यह मंगलसूत्र भी तो सोने का है। अवधू उसके उभारों को छूता हुआ मंगलसूत्र को हाथ में पकड़कर बोला। सुनैना इस छुअन से अंदर तक सहम गई, फिर भी हिम्मत बटोरकर उसने कहा, यह क्या कर रहे हो छोटी ठाकुर? तुम्हारे गहनों का वजन देख रहा हूँ। तुम्हारे इन गहनों से शायद मेरे ब्याज का एक हिस्सा भी न पूरा हो। कहकर अवधू ने सुनैना की दोनों बाजुओं को पकड़कर हिला दिया।
अगर पूरा कर्ज उतारना है तो कुछ और गहने लेकर थोड़ी देर के लिए मेरी कोठी पर चली आना। अवधू ने बड़ी बेशर्मी से कहा। हाँ, फैसला जल्दी से कर लेना कि तुझे कर्ज उतारना है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे ससुर के हाथों लिखा कर्ज का कागज कोर्ट में पहुंच जाए। फिर भेजना अपने पति को जेल। खेत घर सब नीलाम करा कर सरकार मेरी रकम मुझे वापस कर देगी और तू सड़क पर आ जाएगी। उद्धरण चिन्ह। सुनैना इसी उधेड़बुन में डूबी पगडंडियों पर चली जा रही थी। अगर वह मैं छोटे ठाकुर की बात मानती है तो पति के साथ विश्वासघात होगा। अगर वह उसकी बात नहीं मानती तो पूरे परिवार को दरदर की ठोकरें मिलेंगी। कुछ दिनों बाद मुनीम गंगादीन फिर सुनैना के घर जा पहुंचा और बोला, बेटी सुनैना, कर लिया फैसला? क्या अपने गहने देकर ठाकुर का कर्ज चुकाएगी? हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। बोल देना छोटे ठाकुर को कि मैं जल्दी ही अपने कुछ और गहने लेकर आ जाऊंगी कर्जा उतारने। उससे ये भी कह देना कि पहले कर्ज का कागज लूंगी फिर गहने दूंगी। ठीक है, वैसे भी छोटे ठाकुर सौदे में बेईमानी नहीं करते। पहले अपना कागज ले लेना फिर। वहीं खड़े सुनैना के पति और देवर यही सोच रहे थे कि शायद सुनैना ने अपने सोने और चांदी के गहनों के बदले पूरा कर्ज चुकता करने के लिए छोटे ठाकुर को राजी कर लिया है। उन्हें इस बात का जरा भी गुमान न हुआ कि सोने चांदी के गहनों की आड़ में वह अपनी इज्जत को दांव पर लगा करके परिवार को कर्ज से छुटकारा दिलाने जा रही है। और देख गंगादीन, अब मुझे बेटी बेटी न कहा कर। तुझे बेटी और बाप का रिश्ता नहीं मालूम है। बाप अपनी बेटी को सोने चांदी के गहनों से लादता है, उसके गहने को उतरवाता नहीं है। सुनैना की आवाज में गुस्सा था। दूसरे दिन सुनैना एक रुमाल में कुछ गहने बांधकर अवधू की कोठी पर पहुंच गई। आज अंदर कमरे में तेरा कागज निकाल कर इंतजार कर रहे हैं छोटे ठाकुर। सुनैना को देखते ही मुनीम गंगादीन बोला। सुनैना झटपट कमरे में जा पहुंची और बोली, देख लो छोटे ठाकुर, ये है मेरे गहने, लेकिन पहले कर्ज का कागज मुझे दे दो। ठीक है, ये लो अपना कागज, अवधू ने कहा। सुनैना ने उस कागज पर सरसरी निगाह डाली और उसे अपने ब्लाउज के अंदर रख लिया। ये गहने तो लोगों की आंखों में पर्दा डालने के लिए हैं। तेरे पास तो ऐसा गहना है जिसे तू जब चाहे मुझे देकर और जितनी चाहे रकम ले ले। अवधू कुटिल मुस्कान लाते हुए बोला। यह क्या कह रहे हो छोटे ठाकुर? सुनैना की आवाज में शेरनी जैसी दहाड़ थी। अवधू को इसकी जरा भी उम्मीद नहीं थी। सुनैना बिजली की रफ्तार अहाते में चली गई। तब तक गांव की कुछ औरतें और आदमी भी कोठी के सामने आकर खड़े हो गए थे। वहां से अहाते के भीतर का नजारा साफ दिखाई दे रहा था। लोगों को देखकर नौकरों की भी हिम्मत जाती रही कि वे सुनैना को भीतर करके दरवाजा बंद कर लें। अवधू और गंगादीन भी समझ रहे थे कि अब वे दिन नहीं रहे जब बड़ी जाति वाले नीची जाति वालों से खुलेआम जबरदस्ती कर लेते थे। सुनैना बाहर आकर बोली, छोटे ठाकुर और गंगादीन, देख लो पूरे गहने हैं पोटली में। उतर गया ना मेरे परिवार का सारा कर्ज? सबके सामने कह दो। हाँ हाँ, ठीक है, अवधू ने घायल सांप की तरह फुफकार कर कहा। सभी लोगों के जाने के बाद अवधू और गंगादीन ने जब पोटली खोलकर देखी तो वे हरे हुए जुआरी की तरह बैठ गए। उसमें सुनैना के गहनों के साथ साथ गंगादीन की बेटी के भी कुछ गहने थे, जो सुनैना की अच्छी सहेलियों में से एक थी। अब मैं अपनी बेटी के सामने कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा? क्या सुनैना उससे मेरी सब करतूतें बताकर ये गहने ले आई है? सोचकर गंगादीन का सिर घूम रहा था। अवधू और गंगादीन दोनों समझ गए कि सुनैना एक माहिर खिलाड़ी की तरह बहुत अच्छा खेल खिला कर गई है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं और अपने विचार कमेंट में लिखें। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल से जरूर जुड़े।